एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का महेंद्र राज स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तो हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पीड टेस्ट डिस्कशन नंबर 30। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हम लोगों के स्पीड टेस्ट हो रहे हैं उसका पूरा जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्टों का क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो हम लोग बेटा जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो स्पीड टेस्ट नंबर कितना था, 30 नंबर का। उस 30 नंबर का जो इस बार पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके हम लोग चारों ऑप्शन जो दिए थे, चार विकल्प दिए थे, उन चारों विकल्प के ऊपर बात करेंगे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सेशन को पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने के लिए मिलेगा। आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो चारों ऑप्शन है उस चार ऑप्शन से, चार विकल्प से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं स्पीड टेस्ट नंबर 30 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो आपके स्पीड टेस्ट नंबर 30 में 39 नंबर का पहला क्वेश्चन था। पूछा था अंकोर का अनेकार्थी शब्द बताइए। अंकोर शब्द का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो क्या होता है ना। पहला क्वेश्चन ही शब्द भेद से था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अंकोर का जो अनेकार्थी शब्द होता है, अंकोर का अर्थ बेटा गोद भी होता है, कलेवा भी होता है, रिश्वत भी होता है, तीनों शब्द होते हैं। तो इनमें से सभी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। अंकोर अनेकार्थी शब्द होता है, इसका अर्थ गोद भी होता है, कलेवा भी होता है, रिश्वत भी होता है, इनमें से सभी, यानी कि तीनों इस अंकलेश के क्या होते हैं, अंकोर के अर्थ होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, अजय इस समय सफर करता होगा किस प्रकार का वाक्य है। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आया है ये बेटा कहां से आया, ये क्वेश्चन आया है काल से। काल, है ना। अगर हम अपने हिंदी में बात करें तो हमारे हिंदी में काल के मुख्य तीन भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं? तीन, हम सबको पता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब अजय इस समय सफर करता होगा, है ना। अजय इस समय सफर करता होगा। अगर इस वाक्य को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे तो क्या आएगा, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब होता है जो समान वर्तमान चल रहा होता है। अपूर्ण वर्तमान जो पूरा ना हुआ हो, संदिग्ध वर्तमान या हेतु हेतु वर्तमान। यहां पर जो इसका सही आंसर होगा ये होगा संदिग्ध वर्तमान। अब आप कहेंगे सर कैसे और क्यों। देखो अजय इस समय सफर करता होगा, करता होगा संदिग्ध है, करता होगा हमें पता नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, संदिग्ध वर्तमान, है ना। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। अब ध्यान से समझना। यहां से ये हमारा सेंटेंस था, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही पहला ऑप्शन दिया, दूसरा आधे चोर, तीसरा बड़े चोर और छठा 8 बड़े चोर। अब आपको यहां से बताना है कि इसमें विशेषण विशेष नहीं है। सबसे पहले तो हमें विशेषण विशेष पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है? अगर हम विशेषण की बात करें बेटा, विशेषण क्या होता है हम सबको पता है, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है? अगर हम विशेष की बात करें तो विशेष क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष क्या होता है, विशेष होता है जिसकी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं, है ना। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब जाहिर सी बात है किसकी विशेषता बताई जा रही होगी सेंटेंस में, या तो संज्ञा की या तो फिर किसकी, सर्वनाम की। उसी की विशेषता बताई जा रही होगी, या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्वालिटी को डिफाइन करने वाले क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। अब आते हैं अपने सवाल पर। पुलिस की लापरवाही। अब पुलिस यहां पर तो संज्ञा है, पुलिस क्या है, संज्ञा है ना।
और यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष बताना है। सबसे पहले क्या आएगा? विशेषण आएगा। तो यहाँ तो पुलिस संज्ञा आ गया, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। पुलिस तो संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। और सबसे पहले क्या आना चाहिए? विशेषण आना चाहिए, है ना। आधे आधा हमारा विशेषण होता है, चोर संज्ञा है, और चोर संज्ञा है तो संज्ञा होते ही चोर ये क्या हो गया? चोर हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया, है ना। यहाँ पर बड़े चोर, तो चोर भी यहाँ पर क्या है? विशेष है ना, ये भी विशेष है। बड़े क्या है? विशेषण है। ये बड़े क्या है? बड़े क्या है? विशेषण है। बड़ा छोटा ये सब विशेषण होता है। आधा क्या है? ये भी क्या है? हमारा विशेषण है। 8 बड़े चोर, तो यहाँ पर 8 बड़े चोर, ये भी हमारा क्या है? विशेषण है। और सब में चोर आ रहा है, तो चोर संज्ञा है, तो सोते ही क्या हो गया? विशेष हो गया, है ना। अब पूछा है विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। पूछा है संबंध नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा, इसके चारों ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया और आंसर भी पता चल गया। विशेषण विशेष का एक क्विक रिवीजन भी हो गया। जिसको नहीं पता है वो विशेषण विशेष थोड़ा सीख भी लेगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। इत और इत का अर्थ क्या होगा, है ना। पूर्ण और खुशहाली पहला ऑप्शन, दूसरा सिद्ध और सार्थक, तीसरा ऑप्शन दिया है समाप्ति और आपदा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आशा और निराशा। तो बेटा देखो, इस इत शब्द का अर्थ होता है समाप्ति, और इसका अर्थ क्या होता है? आपदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बिल्कुल एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समाप्ति और आपदा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ शब्द में प्रत्यय बताना है ना। आपको उपसर्ग और प्रत्यय से एक शब्द मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं प्रत्यय क्या होता है। देखो बेटा, ये जो प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय हमारा शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। यानी शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश होता है, शब्द का अंश। प्रत्यय हमेशा जो जुड़ता है शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है? शब्द के अंत में ये जुड़ता है ना। अच्छा, शब्द के अंत में जुड़ने के बाद करता क्या है? शब्द के अंत में जुड़ने के बाद ये शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या बदलाव कर देता है। शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव कर देता है ना। इसका काम ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पर उपजाऊ है। ये उपजाऊ में प्रत्यय कौन है? देखो, उपज प्लस आऊ। ये जो उपजाऊ शब्द है उपज प्लस आऊ से बना है। उपज यहाँ पर क्या है? उपज ये है हमारा मूल शब्द, और आऊ क्या है? प्रत्यय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आऊ, है ना। अगर हम उपसर्ग की बात कर ले, यहाँ पर जो बेटा उपसर्ग होता है ये भी हमारा शब्द का अंश होता है। ये शब्द के आदि में लगता है। कहाँ पर? शब्द के आदि में ऐड होता है। शब्द के आदि में। आदि का मतलब क्या होता है बेटा? आदि का मतलब होता है पहले। आदि में ऐड होता है तो आदि का मतलब होता है पहले। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। ए के उच्चारण में डॉट डॉट और की सहायता ली जाती है। देखो, जितने भी हमारे पास स्वर होते हैं, यहाँ पर ए के उच्चारण में की सहायता ली जाती है। अच्छा, उच्चारण स्थान पूछा है। जितने हमारे पास स्वर होते हैं, अगर हम स्वर की बात करें तो जितने भी हमारे पास स्वर होते हैं वो संघोष होते हैं। संघोष का मतलब क्या होता है? घोष होते हैं। और इनका उच्चारण स्थान बेटा क्या होता है? कंठ तालु होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पूछा है, निरअभिमान में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे। उपसर्ग क्या होता है? ये भी शब्दांश होता है। ये भी क्या होता है? शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है। अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था, है ना। और ये शब्द के आदि में जुड़ते हैं। आदि का मतलब क्या होता है? शब्द के आगे जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या करते हैं? शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव करते हैं। अब जो निरअभिमान शब्द है, ये निर प्लस अभिमान से बना है। किससे? निर प्लस अभिमान से। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? निर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है ना, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो भई गति साप छछूंदर केरी। भई गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है।
आपके एग्जाम में मुहावरा लोकोक्ति से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब थोड़ा सा लोकोक्ति के बाद बात कर लें। बेटा ये जो लोकोक्ति होती है इसका मतलब होता है लोगों की उक्ति। क्या होता है? लोगों की उक्ति। लोगों की उक्ति का मतलब होता है कि लोगों द्वारा कही गई बात। लोगों द्वारा कही गई बात। लोगों द्वारा कही गई बात क्या होती है? लोकोक्ति होती है। यानी लोगों द्वारा मतलब जनमानस के द्वारा कही गई बात क्या होती है? लोकोक्ति होती है। आपको ये भी याद रखना है, ये जो हमारी लोकोक्ति होती है ये पूरा सेंटेंस होती है, पूरा वाक्य होती है, पूरा वाक्य होती है ये, है ना। पूरी की पूरी सेंटेंस होती है लोकोक्ति। क्लियर? लोगों द्वारा कही गई बात होती है। तो भाई गत साहब शशुधर केरी लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं। सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसकी बात करें हम इस क्वेश्चन की, है ना, तो चलो बात करते हैं। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को मिला था बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार। करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लें, ये जो जैनेन्द्र कुमार को पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध के लिए, ये मिला था 1966 में। ये भी याद रखना, 1966 में मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इस साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा एक साहित्य अकादमी एकेडमी बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो उसके द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार की एक एजेंसी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है जिसका नाम है साहित्य अकादमी, है ना। तो सरकार इसको देती है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये कितनी भाषा में दिया जाता है? अगर इसकी हम भाषा की बात करें तो ये अक्सर मिल जाता है, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषा में? 24 भाषा में। अब आप कहोगे कि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ 22 भाषाएं हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में, अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषा जो उसमें है, प्लस 2 भाषा और है। अब 2 भाषा जो और हैं उसमें से एक हो गई हमारी अंग्रेजी और दूसरी हो गई राजस्थानी। तो ये 2 भाषाएं और भी हैं, तो टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। क्लियर? अच्छा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाम ही उसका है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। जो 24 भाषाएं हैं, इन 24 भाषाओं में लिटरेचर की क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य की क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? अगर हम पुरस्कार राशि की बात करें तो ये पुरस्कार राशि जो मिलती है बेटा, इसमें मिलती है 1 लाख रुपए। याद रखना, ये सवाल बन चुका है एग्जाम में। इसमें वर्तमान में 1 लाख रुपए मिलती है, पहले तो बहुत कम मिलती थी। पहले शुरुआत में 25,000 मिली, फिर 50 हुई, फिर 80 हुई, प्रेजेंट में 1 लाख रुपए है ना। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में 22 भाषाओं में, 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, सरस्वती सम्मान की बात करें तो बेटा ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। इस सरस्वती सम्मान में बेटा 15 लाख रुपए मिलते हैं। याद रखना इस बात को, सवाल एग्जाम में बन सकता है। सरस्वती सम्मान में कितना मिलता है? 15 लाख रुपए मिलता है। क्लियर? सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो ये मिला हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहला सरस्वती सम्मान मिला। इन किस रचना के लिए मिला? इनकी आत्मकथा थी 10 द्वार से सोपान तक, 1991 में। 1991 में इनकी आत्मकथा थी हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से
सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, है ना, उसके लिए इन्हें मिला सरस्वती सम्मान। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले बेटा, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। याद रखना, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। इसमें अगर हम पुरस्कार राशि की बात करें तो बेटा इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं, 11 लाख रुपए मिलते हैं। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में दिया जाता है, वो भी लिटरेचर के ही क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यति का समान अर्थ क्या होता है ना, सवाल पूछा है गया है 48 नंबर। यति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है पहला लय, दूसरा दिया है अंतिम वर्णों की आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन दिया है विराम, और डी ऑप्शन दिया है तो यति का जो अर्थ होता है वो होता है विराम। बेटा इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं छंद में, है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? छंद में होता है। और यत शब्द का जो समान अर्थ होता है वो क्या होता है? विराम या फिर विश्राम भी कह सकते हैं, विराम या फिर विश्राम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ना। बहुत अच्छा सवाल है, अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ना। चलो बात करते हैं। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? तो हिरण्यगर्भ जो पर्यायवाची है बेटा ब्रह्मा जी का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आज अज, इनका पर्यायवाची होता है, प्रजापति होता है ना, प्रजापति भी इन्हीं को कहते हैं, है ना। परमात्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। गणेश की पर्यायवाची की बात कर लें तो बहुत सारा है, सब लोग जानते हैं, लंबोदर, है ना, एक दंत, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं इनके। गजबदन। महेश की बात करें, भगवान शिव का है, शिव, है ना, नीलकंठ, है ना, बहुत सारे। विष्णु की बात करें तो जनार्दन होता है, चक्रपाणी होता है। विष्णु की बात करें तो चक्रपाणी, जनार्दन, है ना, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 50। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करें। यानी कि जो नई जमीन तोड़ना है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पुराने को मिटाना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखे हुए को काटना, तीसरा बड़ी लकीर खींचना, और फोर्थ ऑप्शन अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अनूठा प्रयोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिचुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? देखो ये पंक्ति दी गई है, यहाँ पर हमको अलंकार बताना है। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिचुक लेकर स्वर्ण झनक। बेटा यहाँ पर जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, है ना। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष अलंकार जहां पर एक शब्द के, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। क्लियर? और रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार होता है जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए, है ना। जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा होता है रूपक अलंकार, है ना।
देखो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, यहां पर क्या होती है, संभावना व्यक्त की जाती है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है। अब सवाल ये होता है कि सर उपमेय उपमान होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, उपमेय हमें समझना होगा, उपमेय होता है कि जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए। उपमेय होता है कि जिसकी उपमा की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे उपमा की जाए। इसमें क्या होगा, जिसकी की जाएगी वो उपमेय होगा, और जिससे उपमा की जाए वो हमारा क्या होता है, उपमान होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विधायक में कौन सी संधि है, बात करते हैं। पहला ऑप्शन दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा अयाज संधि, और फोर्थ ऑप्शन विसर्ग संधि, है ना। अब बेटा इस विधायक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। अब आप कहोगे सर क्यों और कैसे। देखो बेटा, जो अयादि संधि होती है, ये अयादि संधि की अगर हम बात करें बहुत ही आसान है। अयादि संधि में सिर्फ जो कॉन्सेप्ट चलता है अय, आय, औ और आओ, इनका कॉन्सेप्ट चलता है, इनका रूप चलता है, कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पर विधायक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, विधायक अय आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। अगर हम संधि की बात करें तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, हम सबको पता है। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, और दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी संधि हमारी क्या होती है, तीसरी संधि होती है बेटा हमारी विसर्ग संधि। संधि के मुख्यतः तीन भेद। अब इस स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इस स्वर संधि के भेद होते हैं बेटा कितने, 5। क्लियर। चलो बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण में कौन सा समास है। बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन दिया है समाहार द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन दिया है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन दिया है इतरेतर द्वंद्व, और फोर्थ ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास। अब ये समास क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना। पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर आंसर पे आते हैं। देखो बेटा, समास जो होता है, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संक्षिप्त होता है। समास में बेटा हमेशा दो पद होते हैं। समास में अगर हम पद की बात करें तो समास में हमेशा दो पद होते हैं। एक होता है बेटा हमारा कौन सा, पूर्व पद, और दूसरा होता है उत्तर पद, है ना। अब यहाँ पर जो शब्द दिया है शीतोष्ण, अगर इस शीतोष्ण का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा शीत या उष्ण। इसका जो समास विग्रह होगा शीत या उष्ण होगा। हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा समास है, समास विग्रह करके। शीतोष्ण, देखो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, ये जो शीतोष्ण शब्द दिया है ये संक्षिप्त है। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह समास विन्यास मतलब एक ही चीज, विग्रह या विन्यास का मतलब होता है शब्द को बड़ा करना। तो इस शीतोष्ण का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा, शीत या उष्ण, है ना। अब यहां पर या शब्द आ गया, या शब्द आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान होती है, द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान यानी मुख्य होते हैं। क्लियर यहां तक। द्वंद्व समास में अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें या आएगा, या फिर अथवा आता है, या फिर क्या आएगा, एवं आएगा, है ना। ये सारी चीजें विग्रह करने पर आती हैं। अब यहाँ शीतोष्ण में तो द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व समास ऑप्शन में ही नहीं दिया। ऑप्शन में द्वंद्व समास के भेद दे दिए, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ये द्वंद्व समास के भेद हैं। अब इसमें से इसका कौन सा आंसर है। देखो एग्जामिनर इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में जरूर देगा, क्योंकि वो डिटेल में जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने समास को कितनी गहराई से पढ़ा है।
ये गहराई का सवाल दिया है, एग्जामिनर ने जो सवाल सेट करके दिया है पेपर में, और रियल एग्जाम में भी आपको इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। अब ये द्वंद्व समास तो है शीतोष्ण में, लेकिन द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व? अब बेटा द्वंद्व में ये कौन सा द्वंद्व है? ये हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। अब आप कहोगे कि सर कैसे वैकल्पिक द्वंद्व है, कैसे, क्या उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? तो बेटा समझो, उसका आधार ये होता है, ये जो वैकल्पिक द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व में अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें विरोधी शब्द आते हैं। क्या आते हैं? इसमें विरोधी शब्द आते हैं, इसमें विरोधी शब्द आते हैं। सबसे बड़ी पहचान है, विरोधी शब्द का मतलब क्या हुआ? यानी कि अपोजिट शब्द आते हैं। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। तो शीत का उल्टा क्या हो गया? उष्ण हो गया। विरोधी शब्द है कि नहीं है? देखो और बता दें, जैसे आ जाए रात दिन। रात आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रात दिन में कौन सा समास है, मैं और भी एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आप समझ जाओ। जैसे आ जाए रात दिन। अब रात दिन में द्वंद्व समास तो है ही है, लेकिन द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व? द्वंद्व में ये हमारा कौन सा है? वैकल्पिक द्वंद्व है, क्योंकि रात का विरोधी शब्द क्या होता है? दिन होता है। क्लियर? जैसे आ जाए पाप पुण्य, और भी देख लो, जैसे आ जाए पाप पुण्य, तो पाप का अपोजिट क्या हो जाता है? पुण्य। तो यहाँ पर द्वंद्व तो है ही है, द्वंद्व में कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 54। शीश राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगवानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृत से है? ये तो सबको पता है, बेसिक सवाल है ना। ये जो पंक्ति है बेटा रामचरितमानस की, बिल्कुल सही आंसर रामचरितमानस। रामचरितमानस की बात कर लें तो रामचरितमानस की रचना हम सबको पता है गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। किस भाषा में किया है बेटा? तो ये भाषा है इनकी अवधी में, है ना, अवधी में है ये, याद रखना इस बात को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55। अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो डॉट डॉट इस वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करें। पहला ऑप्शन है अंगारे बना दिया, नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अंधेर नगरी पहुंचा दिया, नहीं, ये भी नहीं होगा। अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो पिटाई लगा दी, नहीं। अंगूठा दिखा दिया, ऐसा अक्सर होता है, अपना काम जब निकल जाता है, जब मुझे जरूरत पड़ी तो क्या हुआ? अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया का मतलब नहीं, अब हमारा काम निकल गया। अपना काम तो निकाल लिया पर मुझे जरूरत पड़ी तो अंगूठा दिखा दिया। सही यहाँ पर मुहावरा ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 56, है ना। अगर हम 56 की बात करें तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया है, आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला के लिए क्या होता है? अंकेक्षक होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंकेक्षक। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मुहावरा है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 57। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। अब यहाँ पर छंद का सवाल है, इस तरीके के सवाल एग्जाम में मिलते हैं। अगर हम बेटा छंद की बात करें, थोड़ा सा छंद के बारे में बात कर लें। ये जो छंद होता है, छंद शब्द का मतलब क्या होता है? जहां पर वर्णों या मात्राओं को नियमित संख्या से विन्यास से खुशी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद। छंद का सबसे पहले जिक्र कहाँ होता है? छंद का सबसे पहले जिक्र होता है वेद में। वेद के किस वेद में? तो ये होता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। देखो यहाँ से थोड़ा सा ये जीएस का पोर्शन हो गया। छंद का सबसे पहली बार डिस्कस कहाँ होता है? वेद में। वेद के किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। क्लियर? छंद के आदि प्रेरणा स्रोत कौन होते हैं? तो एक पिंगल ऋषि होते हैं। क्या होते हैं? पिंगल ऋषि। अगर पूछ लिया जाए छंद के आदि प्रेरणा स्रोत कौन होते हैं, तो पिंगल ऋषि होते हैं। छंद का एक नाम और भी होता है, छंद का एक नाम पिंगल भी है। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि छंद का दूसरा नाम क्या होता है, तो छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल। क्यों? क्योंकि छंद की सबसे पहले डिस्कस किसने किया था? पिंगल ऋषि ने किया था। क्लियर? अगर हम छंद की बात करें तो छंद हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। छंद के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होता है बेटा वाणिक छंद,
एक होता है वाणिक छंद और दूसरा होता है बेटा कौन सा, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्त या मुक्तक छंद। तीसरा होता है मुक्त या मुक्तक छंद। तो छंद के हमारे पास 3 भेद होते हैं और इस मात्रिक के भी 3 भेद होते हैं। इस मात्रिक की अगर हम बात करें तो इस मात्रिक के भी 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर है केवल मात्रिक छंद किसमें है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चौपाई हमारा सममात्रिक छंद होता है, दोहा हमारा अर्धसममात्रिक होता है और रोला भी हमारा सममात्रिक होता है ना। लेकिन है तीनों मात्रिक के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्धसम, विषम। तो ये तीनों हमारे क्या है, मात्रिक छंद है। बाकी यहाँ पर दोहा तो अर्धसममात्रिक, सवैया हमारा वाणिक होता है, सोटा होता है, ये होता है अर्धसममात्रिक, बाकी ये वाणिक होते हैं, सवैया वाणिक होता है। पूछा है कि केवल सममात्रिक छंद किसमें है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 58। कौन सा शब्द अनेकिनी का पर्यायवाची शब्द है? बिल्कुल अच्छा सवाल है ना। अर्जुन का है कि अनीक का है कि घोड़ा का है, भ्रमर का है, तो ये अनीक का है। बिल्कुल सही आंसर। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सेना का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। चलो और भी इसके हम कुछ पर्यायवाची की बात कर लें, है ना। सेना होता है, इसका पर्यायवाची चमू होता है, चमू। कटक होता है, कटक। कटक भी किसका पर्यायवाची है? सेना का। सेना, चमू, कटक, अनीक, अनीकनी, ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वर्गलोक, दूसरा स्वर्ग, तीसरा अशोक वाटा, फोर्थ नंदनकानन। तो देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है नंदनकानन, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। अनशन, यमुना, ताप, दही। तद्भव आपको करना है। तो देखो बेटा, ये दही शब्द हमारा क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? दक्ष होता है। याद रखना इस बात को, है ना। दही हमारा कैसा शब्द है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम क्या होता है? दथी होता है, दथी, है ना। इसका तत्सम दत्त हो गया। यमुना का तद्भव क्या होता है? यमुना का तद्भव होता है जमुना, है ना। अब आपको हम बता दें, कहीं पर भी या युक्त जो शब्द होते हैं, या युक्त शब्द, या युक्त शब्द, या युक्त शब्द क्या होते हैं? या युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अगर तद्भव होगा तो या का तद्भव क्या हो जाएगा? जा। और जा युक्त शब्द क्या होते हैं? जा युक्त शब्द तद्भव होते हैं। जा युक्त शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अगला है निम्न में से अपादान कारक का परसर्ग कौन सा है? यानी कारक से सवाल पूछा गया, है ना। चलो तो बात कर लेते हैं। अपादान कारक का जो परसर्ग होता है वो क्या होता है? इसका होता है से अलग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? से अलग। अब हम बात कर लेते हैं कारक की। देखो बेटा, अगर हम बात करें तो जो हमारे हिंदी में कारक होते हैं, कारक टोटल होते हैं 8। वो कौन कौन से कारक 8 होते हैं? देखो, पहला होता है कर्ता, इसकी जो परसर्ग होता है क्या होता है? ने। दूसरा होता है कर्म, इसका विभक्ति क्या होता है? परसर्ग, को। तीसरा होता है क्या? कारक करण, इसकी विभक्ति क्या होती है? से, द्वारा, परसर्ग। चौथा की बात कर रहे तने कर्म को संप्रदान, क्या हो जाएगा? संप्रदान, इसकी विभक्ति क्या हो जाती है? क्या हो जाता है? परसर्ग के लिए। पांचवें की बात करें, है ना, अपादान। ये अपादान कारक, इसका परसर्ग क्या होता है? से अलग। से अलग का मतलब जहां पर क्या हो? अलगाव हो रहा हो, जहां पर अलगाव हो रहा हो।
अगर 6 की बात करें, संबंध कारक, क्या हो गया, संबंध कारक। इसकी विभक्ति क्या होती है, का, के, की। 7 की बात करें तो अधिकरण कारक, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। इसकी जो विभक्ति होती है में, पै, पर। और 8 की बात करें तो संबोधन, संबोधन कारक जो होता है इसका प्रसर्ग होता है हे, अरे, बे। क्या होता है, हे, अरे, बे। ये होती है इसकी विभक्ति। तो हमारे पास ये कारक हो गए। अब यहाँ पर देखो, से द्वारा किसका हो गया, से द्वारा हो गया कर्ण कारक का। ये किसका हो गया, कर्ण कारक का। अधिकरण कारक का, में, पे, पर, ये हो गया किसका, अधिकरण कारक का। के लिए क्या हो गया, ये हो गया किसका, संप्रदान का, है ना। और उससे अलग किसका हो गया, अपादान का। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से विदेशज भाषा का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया है। पहला है मध्य, दूसरा है पूज्य, तीसरा है कनिष्ठ और फोर्थ दिया है परवाह। ये बेटा परवाह हमारा विदेशज भाषा का शब्द है। अब विदेशज में कौन सी विदेशज भाषा का, ये है बेटा फारसी भाषा का शब्द। ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द है ना। क्लियर। आगे बात करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, दूसरा है हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, नहीं, हमें परस्पर से प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमें परस्पर से प्रेम से रहना चाहिए, नहीं। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, नहीं। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल सही वाक्य। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 64। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। वह, वे, इससे, उन्होंने। इसका जो बेटा सही आंसर होगा वो क्या होगा, मैं, हम। अब कैसे होगा इसको समझो। देखो, ये बेटा सर्वनाम है। अगर हम बात करें, ये जो सर्वनाम है, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के जो बेटा भेद होते हैं वो होते हैं 6। अगर पूछा जाए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, तो कुल भेद हो जाएंगे बेटा कितना, 11। दो तरीके के सवाल आते हैं, पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितना होता है तो 6, कुल भेद आ जाए तो 11। अगर हम बात करें सबसे पहले सर्वनाम की, जो भेद 6 होते हैं उसमें हमारा एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा 3 भेद होते हैं। अब समझना ध्यान से, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, और दूसरा बेटा हमारा होता है क्या, मध्यम पुरुष, और तीसरा हमारा होता है बेटा कौन सा, अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। सबसे पहले बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको हमें समझना होगा। उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष उसे कहते हैं कि बात कहने वाला, बात बोलने वाला, वो हमेशा क्या होता है, उत्तम पुरुष। समझो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या है, सर्वनाम। तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं बात बोलने वाला, मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो बात बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है। और जो बात सुनने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष। जैसे कह दें तुम लोग ध्यान से पढ़ाई करो, तुम लोग अच्छे से समझो, तो तुम यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम। और तुम जो हो गया ये सुनने वाला हो गया, यानी कि तुमसे कोई बोल रहा है, तुम शब्द बोल रहा है, तो तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष, यानी तुमसे कोई बोल रहा है, तो सुनने वाला हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष वो होता है जिसके संबंध में बात कही जाए, कोई थर्ड पर्सन। जैसे हम कह दें कि हम अब नहीं पढ़ाएंगे, हम अब नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ हम क्या है, सर्वनाम है। बात समझो, तो ये मैं ही बोल रहा हूं ना, मैं, हम। तो बोलने वाला हमेशा क्या होता है, उत्तम पुरुष। सुनने वाला तुम हो गए, आप हो गए, तुमको हो गए, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, है ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जो सर्वनाम आ रहे हैं ये सुनने वाला होता है। तो सुनने वाला हमेशा क्या होता है, यानी कि वो मध्यम पुरुष होता है, जिसे श्रोता कहते हैं। और कोई थर्ड पर्सन, जैसे कहते हैं वे लोग अच्छे इंसान नहीं थे, तो वे थर्ड पर्सन की बात हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, मैं, हम। अब मैं, हम हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष। क्लियर। सवाल अच्छा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा तत्सम है ना। चलो यहां पर आपको तत्सम बताना है। तत्सम का मतलब हम सबको पता है, संस्कृत के शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द अगर हम अपनी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम। यानी संस्कृत के शब्द अगर हम अपनी हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ पर निमंत्रण, पसीना, चांदनी बसेरा, यहाँ पर निमंत्रण शब्द हमारा संस्कृत का शब्द है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। लौंग, धनिया, हींग, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर पुल्लिंग की बात करें बेटा तो धनिया शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है। बाकी और सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। धनिया शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 67। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। क्या सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम संख्या अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चयन करें। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, पहले से स्टार्ट हो रहा है, जाति, देश और काल की सीमाओं से, है ना। अब यहाँ ये पहले से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, जाति, देश और काल की सीमाओं से। अभी इसके बाद दूसरा जो इसका होगा वो क्या होगा, हमें वो देखना है ना। चलो, तो जाति, देश और काल की सीमाओं में, अब यहां से हम ऑप्शन से इसको उठाएंगे। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, ला लेते हैं, जाति, देश और काल की सीमाओं में साहित्य के मूल उद्देश्य, नहीं, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। दूसरे ऑप्शन से लेते हैं, जाति, देश और काल की सीमाओं में, इसके बाद क्या है, वाह, बंधे रहकर। चलो ठीक है, इसके बाद हमने वाह कर लिया, बढ़ते हैं आगे। बंधे रहकर यदि हम या पे आ जाते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, या साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, या आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, या प्रस्तुत करेंगे तो साहित्य के मूल उद्देश्य तथा। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, ला आ गया। इसके बाद क्या है, रा। अब यहां से इसके बाद 6 नंबर आ जाएगा, और यहां पर हम पहले से स्टार्ट किए। अब इसको सेंटेंस को बनाते हैं। देखो, जाति, देश और कला की सीमाओं में बंधे रहकर यदि हम साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे तो साहित्य के मूल उद्देश्य तथा सामायिक आवश्यकता, रागात्मक एकता से दूर जा पड़ेंगे। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो, ये जो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें करना क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस दिए हैं उनको एक क्रम में जोड़ना होता है। क्रम में जोड़ने पर उस वाक्य का एक सार्थक अर्थ आपको मिलेगा, है ना। ये रीअरेंजमेंट है, आपको इसको चारों ऑप्शन को देखकर ही करना होगा, जो चारों ऑप्शन दिए रहेंगे। देखो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी के आधार पर हमें इसको एक सम्यक वाक्य को बनाना है। क्लियर, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला बात करें, पति पत्नी जोड़े के दंपत्ति कहते हैं, रेखांकित भाग की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ये आपको बताना है सही है कि गलत है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है, दंपति होता है। क्या होता है, दंपति होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिल्कुल याद रखना। शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है हमारा दंपति, है ना। क्या होगा, दंपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 69। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, दखनी, बघेली, मारवाड़ी, मेवाती। बिल्कुल पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दखनी आती है। ये जो बघेली है बेटा, ये बघेली है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बघेली कहाँ है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मारवाड़ी और मेवाती ये दोनों राजस्थानी उपभाषा की बोली है। कहाँ की हैं, ये है राजस्थानी उपभाषा की बोली। मारवाड़ी, मेवाती। बघेली है पूर्वी हिंदी की, और दक्षिणी क्या है, पश्चिमी हिंदी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर ये इसलिए आ गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। अब इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, क्योंकि देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। क्योंकि आ गया तो इसलिए क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य, ये बिल्कुल नहीं होगा।
दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ठीक है। वह भाग गया क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि आ गया, मिश्र वाक्य हो गया। वह भाग गया क्योंकि, ये मिश्र वाक्य हो गया। सही वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। ये दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अब सरल वाक्य होता क्या है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्लियर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 71, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। बिल्कुल, बात करते हैं 71 में क्या है इसका आंसर। चलो, सचल चल, निरपेक्ष सापेक्ष, है ना। इसके बाद क्या है, मौलिक अनुदित और बंधन मोक्ष। इसमें जो सही आंसर कौन सा अशुद्ध पूछा है, सचल का चल। चल का अचल होता है, सचल नहीं होता, अचल का चल होता है। चल का विलोम क्या हो जाएगा, अचल। ये सचल नहीं होता है, बाकी तीनों सही है, अशुद्ध यही पूछा गया है, तो सचल चल हो जाएगा। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यों को, खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आ गया हमारे पास गद्यांश। करना क्या है, गद्यांश को एक बार रीड करना है, उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन होगा, उसको आंसर बताना है। क्या है गद्यांश, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। ठीक, माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी की भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है, ठीक है। इससे पहले किसी भी जोड़े का यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की पाठशाला यहाँ पर होना चाहिए, पाठशाला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों का या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर उसे अनदेखा करता है। ये हमारा गद्यांश है, अनसीन पैसेज है। अब हमने इसको रीड कर लिया, अब इसके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 गद्यांश से रिलेटेड है, 73 से 75 दिया है। दिए गए गद्यांश के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। पहला ऑप्शन बच्चों के बारे में, दूसरा माता पिता के शिक्षा स्तर के बारे में, तीसरा दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन बच्चों की शिक्षा के बारे में। अब देखो, यहाँ पर गद्यांश को हम लोगों ने रीड किया है और रीड करने के बाद बिल्कुल इसका हम सही आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, घर के टूटने बिखरने का मुख्य, यहाँ पर ये होना चाहिए, है ना। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों के बारे में ना जानना, है ना, बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, घर बसाने की जल्दी करना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण गद्यांश में क्या बताया गया है, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 गद्यांश के अनुसार हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है ना। अगर हम इसकी बात करें, गद्यांश की पंक्तियों को अगर हम पीछे रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल बताया गया है कि बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का नहीं, दुकान भेजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गद्यांश में। बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बिल्कुल गद्यांश में इसके बारे में बताया गया है। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है, बहुत छोटे बच्चों को क्या करना है, स्कूल में बिठाकर आने का। गद्यांश की पंक्तियों में इसके बारे में बताया गया है ना, कि बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। क्लियर।
तो बेटा ये थे हमारे हिंदी के यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 30 के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।